तो नींद कम होने की वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं क्या? नहीं। नींद कम होने की वजह से डार्क सर्कल्स और ख़राब दिखते हैं क्या? यस। तो अगर आपका ऑलरेडी डार्क सर्कल्स है और नींद कम होने की वजह से वो और ज़्यादा ख़राब दिख सकता है, बट डार्क सर्कल्स होने का कारण सिर्फ नींद ना होना नहीं। स्किन टैग आप रिमूव करो ना करो, लेकिन स्किन टैग क्या दर्शाता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके नेक के एरिया में, अंडर आर्म्स के एरिया में बहुत सारा स्किन टैग्स है, तो मतलब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है और डायबिटीज़ होने के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कंडीशनिंग इफेक्ट चाहिए और आप चाहते हो कि आपकी फ्रिजीनेस बालों की कम हो जाए और थोड़ा सा शाइनी और स्मूथ सिल्की दिखे, आप बिल्कुल लगाइए आंवला, रिठा, शिकाकाई, दैट्स फाइन। तो ये एजेंट्स क्या करती है? बेसिकली थोड़ा सा कंडीशनिंग करती है आपकी हेयर शाफ्ट। क्या वो आपके बाल झड़ने से रोकेंगे? नहीं। क्या वो आपके बालों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे? शायद नहीं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। दोस्तों, इंटरनेट पे हम अक्सर देखते रहते हैं कि बहुत सारे मीम्स ऐसे बनते हैं कि लड़के स्किन केयर तभी करते हैं जब उनकी गर्लफ्रेंड या वाइफ उन्हें फोर्स करती है, वरना लड़कों का स्किन केयर से कुछ खास लेना देना नहीं होता। पर आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी बढ़ रही हैं स्किन केयर को लेकर, बालों को लेकर। लड़कों के बाल बहुत यंग एज में झड़ रहे हैं, डैंड्रफ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्किन पे एक्नेज हो रहे हैं, जिसका हमें पता भी नहीं होता कि क्या इलाज करें, कैसे खुद ही हम उसे ठीक कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें होने से ही रोकें। इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हमने सोचा एक बहुत ही अच्छा सा एक इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, जिससे हम बेसिक तो समझ ही जाएंगे आज के एपिसोड में कि अपना खुद का ध्यान कैसे रखें। उसीलिए आज हमने स्पेशली बुलाया बहुत ही फेमस डॉक्टर आंचल को सूरत से, और जो कि खुद पिछले 7 साल से यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रही हैं। ये खुद बहुत ही फेमस है, बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रही हैं। तो आज हमने कहा मैम आप स्पेशली आओ, हमारे साथ एक इंटरैक्टिव पॉडकास्ट करो और हम जैसे भाई लोगों की थोड़ी सी हेल्प करो, ताकि हमारी भी स्किन आपकी तरह ग्लो करे, हमारे बाल अच्छे रहें, लंबे टाइम तक रहें। और तो सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। और आप ये बताओ कि आपका पर्सनली जब आप यूट्यूब जर्नी कैसी चल रही है, और क्या सबसे ज़्यादा आप आज के टाइम पे फेस कर रहे हो क्वेश्चंस ऑडियंस के? हाँ, जब से मैंने शुरू किया है 7 साल से, क्वेश्चंस तो सेम ही रहे। अच्छा। मोस्टली डार्क स्पॉट्स के रिगार्डिंग, टैनिंग, डार्क सर्कल्स, डार्क लिप्स, यही सारे होते हैं लोगों के क्वेश्चंस। पहले मेरे व्यूअर्स ज़्यादातर फीमेल्स थे, लेकिन आजकल डेफिनेटली मेल्स भी इंटरेस्ट लेने लगे हैं स्किन केयर में। तो मैं आशा करती हूँ कि ये पॉडकास्ट के बाद और ज़्यादा लोग थोड़ा स्किन केयर को सीरियसली ले, एटलीस्ट एक सिंपल रूटीन बनाए। तो मैं यही कोशिश करूँगी कि स्किन केयर को पूरा सिंप्लीफाई करें। लोगों को लगता है कि इतने सारे इंग्रेडिएंट्स है, क्या यूज़ करना है, कंफ्यूज हो जाते हैं और थोड़ा ओवरवेल्म भी हो जाते हैं कि इतने सारे प्रोडक्ट्स है, क्या कैसे हम चूज़ करें। तो इसलिए वो शुरू ही नहीं करते जर्नी। तो आज हम डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे एक सिंपल रूटीन बना सकते हैं, ताकि जिसने कभी स्किन केयर किया भी नहीं और जो शुरू करना चाहता है वो भी आसानी से एक रूटीन बना सके और प्रॉपर प्रोडक्ट्स यूज़ कर सके। तो मैम पहले थोड़ी मोटिवेशन आप दे दो लड़कों को कि स्किन रूटीन क्यों करना चाहिए, एक लड़के को क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा मोटिवेट करो जनता को। हाँ बिल्कुल, स्किन केयर रूटीन तो देखिए सबके लिए ही ज़रूरी है। ये ना एक सेल्फ केयर का हिस्सा है। आप ग्रूमिंग करने के लिए बियर्ड को सही से रखते हो और हेयर कटिंग कराते हो, हेयर को ग्रूम करते हो, तो उसके साथ साथ स्किन भी उसमें भी आना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए, ताकि ओवरऑल इट लुक्स वेल ग्रूम्ड। और फ्रॉम नॉट ओनली फ्रॉम अ लुक्स एस्पेक्ट, स्किन की प्रॉपर आप केयर करोगे तो ओवरऑल हेल्दी भी दिखोगे। एजिंग का प्रोसेस भी थोड़ा सा स्लो हो सकता है। उसके साथ साथ आपके एक्ने हैं, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक सिंपल स्किन केयर रूटीन फॉलो करोगे तो उसके तो फ़ायदे ही है। मैम लड़कों में ना ज़्यादा स्किन इतना ज़्यादा इशू नहीं रहता है, या फिर इतना ध्यान नहीं देते, कह सकते हैं बालों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हेयर फॉल लड़कों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल चल रहा है। तो उसके बारे में बात करना चाहूँगा मैं कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है, बॉयज़ में इतना ज़्यादा क्यों हो जाता है, मतलब कम एज में। तो देखिए, हेयर फॉल तो सब में ही होता है। लूजिंग 50 to 100 हेयर स्ट्रैंड्स अ डे इज़ नॉर्मल। ओके, तो उससे ज़्यादा जब हो तो ही उसको प्रॉब्लमेटिक हम मानते हैं। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हेयर फॉल का पैटर्न कैसा है। मतलब क्या आपके बाल रूट से झड़ रहे हैं, या क्या टूट के हेयर शैफ्ट वीक होने की वजह से झड़ रहे हैं, या धीरे धीरे पतले हो रहे हैं। ओके, तो हेयर थिनिंग है, हेयर फॉल है, या हेयर ब्रेकेज है, पहले तो वो समझना ज़रूरी है। फिर उसके बाद ही हम प्रॉपर ट्रीटमेंट बता पाएंगे क्या आपको हेल्प करती है। यूजुअली जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो हेयर फॉल है जो 3 to 4 मंथ्स में खुद से ही कंट्रोल में आ जाता है। तो मैं बता दूँ, ये
सबसे कॉमन कॉज है हेयर फॉल का, जो हम बोलते हैं टीलोजन एफ्लूवियम। जब भी आप कुछ बीमारी के थ्रू जाते हो, आप रिकवरी करते हो बीमारी के बाद, और आपको कुछ वायरल इन्फेक्शन होता है, या सडन वेट लॉस हुआ है, या आपने सडनली बहुत ज़्यादा जिम शुरू कर दी, या आपके एग्ज़ाम के बाद आपको बहुत स्ट्रेस हो गया, तो उसके यूजुअली 3 मंथ्स के बाद आपको हेयर फॉल दिखने को मिलता है। तो दैट स्ट्रेसफुल इवेंट 3 मंथ्स पहले होते हैं, फिर 3 मंथ्स के बाद आपको हेयर फॉल दिखने को मिलता है। तो ये यूजुअली 3 to 4 मंथ्स में फिर कंट्रोल हो जाती है। तो ये सबसे कॉमन हेयर फॉल है। तो उसमें लोग बहुत डर जाते हैं, बोल के अरे मैं पूरा गंजा हो जाऊँगा क्या, सारे मेरे बाल उड़ जाएंगे क्या? नहीं होते। और दूसरा टाइप का जो कॉमनली मेल्स में देखा जाता है, उसको हम बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न हेयर लॉस। तो कभी कभी जब हेयर फॉल होता है, जो मैंने बोला टीलोजन एफ्लूवियम, उसके बाद भी मेल पैटर्न हेयर लॉस अनकवर हो सकता है कि पहले था लेकिन इतना नोटिसेबल नहीं था, लेकिन हेयर फॉल होने के बाद वो ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखने लग गया। तो ये भी है। और लड़के मेरे पास सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए आते हैं कि कॉर्नर्स में बाल नहीं है, तो ये हेयरलाइन पीछे हो जा रही है। यस, हेयरलाइन पीछे हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि अभी गंजापन शुरू हो रहा है। तो ये समझना ज़रूरी है कि उसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन ऑफ हेयरलाइन। जो स्ट्रेट हेयरलाइन है ना, वो सिर्फ फीमेल्स में होते हैं। एक एज के बाद, यूजुअली 22-25 ईयर्स के बाद, सब लड़कों के थोड़ा सा कॉर्नर्स दिखने लगेंगे। ऑफ कोर्स अगर आपके माथा बहुत ज़्यादा चौड़ा लग रहा है या हेयरलाइन बहुत ज़्यादा रिसीड हो रही है, देन दैट्स डिफरेंट। अदरवाइज स्लाइट रिसेशन टेम्पल एरिया में इट्स कंसिडर्ड नॉर्मल। और अगर आपके बाकी हेयर की थिकनेस प्रॉपर है, वहाँ पे थिनिंग नहीं है, देन नथिंग टू वरी। अगर मैम ऐसे प्रोडक्ट्स की बात करें जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, जिनसे आप स्टॉप कर सकते हो हेयर फॉल, बट वो सीरियसली वर्क करते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप नॉर्मल ऑयलिंग कर रहे हो और डाइट अच्छी रख रहे हो, लाइफस्टाइल आपका अच्छा है, तो आपके इवेंचुअली ही कम होने लग जाएंगे बाल गिरने। और प्रोडक्ट वाइज अगर प्रोडक्ट भी लगा रहे हो तो उससे इतना फ़र्क नहीं होता। क्या ऐसा होता है? तो देखिए, अगर आपका सडन हेयर फॉल है जैसे कि टीलोजन एफ्लूवियम, उसमें डेफिनेटली डाइट का ज़्यादा रोल है। आप अपना लाइफस्टाइल सही कीजिए, स्ट्रेस अवॉइड कीजिए, तो डेफिनेटली उसमें कंट्रोल आएगा। लेकिन जो हेयर थिनिंग है, जो धीरे धीरे टाइम के साथ पतले हो रहे हैं, जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, ये इसमें कम इम्पैक्ट है बाकी चीज़ों का। इसमें आपको लोशंस या टैबलेट्स यूज़ करनी ही पड़ती है यूजुअली। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मिथ है। लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार उन्होंने लोशन लगा लिया हमेशा के लिए बाल रहेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा होता तो वैक्सीन की तरह सबको स्कूल में दवाई देते थे, कोई गंजा होता ही नहीं, किसी की भी थिनिंग होती ही नहीं। तो ये समझना ज़रूरी है कि रेगुलर बेसिस में लोशंस यूज़ करना इज़ इम्पॉर्टेंट, तभी जाके आप वो रिजल्ट्स अचीव कर पाओगे और वो रिजल्ट्स को मेंटेन कर पाओगे। तो ये लोशंस ना बेसिकली क्या करती हैं, स्कैल्प में ब्लड फ्लो को बढ़ाती है ताकि पतले बाल मोटे हो जाए, बस। और जब आप छोड़ोगे तो वो जो बचा के रखा है उसने बाल, वो धीरे 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 पतले होने लगते हैं। तो लोगों को लगता है कि अरे छोड़ने के बाद मेरा और ज़्यादा ख़राब हो गया। और ज़्यादा नहीं ख़राब हुआ है, वो ऑलरेडी ख़राब होने वाला था लेकिन उससे बचा के रखा। तो मान के चलो, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी हेयर थिनिंग नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपका काफ़ी बॉल्डनेस हो सकता है, अगर आप ऐसे लोशंस यूज़ करोगे तो उसको 15-20 ईयर्स तक आप खींच सकते हो। वो पूरा प्रोसेस को आप डिले कर सकते हो। मैम, आजकल जब हम हेयर फॉल या स्किन केयर की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे मतलब हमारे बड़े बूढ़े लोग भी जो हैं वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की तरफ हमें इंक्लाइन करते हैं कि, और जैसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को मार्केट भी ऐसा करा जाता है, इसमें रीठा है, शिकाकाई, ऐसे ऐसे नाम लेते हैं कि हमें ऑटोमेटिकली ऐसे लगता है कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा सही है रैदर दैन जो आजकल डेवलप हो रहे हैं, आर्टिफिशियल तरीक़ों से डेवलप हो रहे हैं। तो आप थोड़ा कंपैरिजन दो, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना हेयर पैक घर में भी बना लेते हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी आ जाते हैं, आंवला लगाओ, ये लगाओ, बालों में लगाओ। तो आप थोड़ा बताओ कि रियल पिक्चर है क्या? तो देखिए, अगर आपको थोड़ा सा कंडीशनिंग इफेक्ट चाहिए और आप चाहते हो कि आपकी फ्रिजीनेस बालों की कम हो जाए और थोड़ा सा शाइनी और स्मूथ सिल्की दिखे, आप बिल्कुल लगाइए आंवला, रिठा, शिकाकाई, दैट्स फाइन। तो ये एजेंट्स क्या करती है, बेसिकली थोड़ा सा कंडीशनिंग करती है आपके हेयर शाफ्ट को। क्या वो आपके बाल झड़ने से रोकेंगे? नहीं। क्या वो आपके बालों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे? शायद नहीं। तो देखिए, ये ना जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो ये भी इनकरेज करते हैं कि बालों में तेल लगाओ या थोड़ा मसाज करो। तो वो ना एक वन टाइप ऑफ रिलैक्सेशन है, आप डी स्ट्रेस कर रहे हो। एकदम वो चंपी जो बोलते हैं एकदम प्रेशर डाल के बाल मसाज करना, वो तो हम रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि उससे भी और ज़्यादा बाल झड़ने के चांसेस हो जाते हैं। वरना जो थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आप तो ऑयलिंग लगाओ, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन रिसर्च के हिसाब से इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता है हेयर ग्रोथ में ऑयल लगाने से।
डेफिनेटली हेयर कंडीशन हो जाती है तो आपका ब्रेकेज, जो मैंने बोला पहले, ब्रेकेज की जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो सकती है, आपकी हेयर की क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो सकती है, शाइनीनेस आ सकती है। लेकिन क्या हेयर थिनिंग होगी क्या? बेटर नहीं। क्या आप बॉल्डनेस को स्टॉप कर सकते हो क्या? नहीं। और मैं एक चीज़ लोगों को बताती हूँ, जब बोलते हैं कि मैं ऐसे एक नुस्खे बना रही हूँ जिसकी वजह से मुझे बाल उग रहे। ये जो मेडिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ना, ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है। अगर ऐसे कुछ केमिकल होता तो ये एक घर में रहता ही नहीं। वो लोग इतना ज़्यादा रिसर्च जाता है एक मॉलिक्यूल बनाने में, इतना ज़्यादा रिसर्च जाता है हेयर की स्ट्रक्चर को समझने में, उसको कैसे ग्रो किया जा सकता है उसमें, कि इफ़ देयर इज़ एनी ब्रेक थ्रू द वर्ल्ड वुड नो अबाउट इट। मतलब सबको पता होता और हम सब यूज़ कर रहे होंगे। पर मैम एक तरीके से मार्केटिंग हो नहीं सकता ऐसा कि एक मार्केटिंग के लिए बोला जाता हो कि ये चीज़ें वर्क करती हैं या नहीं करती, अगर कर भी ऐसा, क्योंकि लोग इतने टाइम से करते आ रहे हैं तो घरेलू जो नुस्खे हैं किसी पे इफेक्ट ऐसा आया होगा या उन्हें लगा होगा, इसलिए चलते आ रहे इतने हाँ टाइम हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो इसलिए मैंने बोला जो कंडीशनिंग इफेक्ट है, शाइन है, फ्रिज कंट्रोल है, वो डेफिनेटली हो सकते हैं घरेलू नुस्खे से, इसीलिए वो चले आ रहे। लेकिन देखिए, जब भी हम किसी चीज़ में कमेंट करते हैं ना, हम ह्योरसी बेसिस में नहीं बोल सकती। मतलब मैं इस बेसिस में नहीं बोल सकती कि मेरे 2 फ्रेंड ने उसमें रिस्पॉन्स दिखा कि नहीं, या मेरे मदर को वो लोशन अच्छा लगा कि नहीं। हम जब साइंटिफिक स्टडी के बारे में बात करते हैं तो वो रैंडमाइज कंट्रोल होता है। मतलब आधे लोगों को दिया जाता है, आधे लोगों को नहीं दिया जाता, लेकिन उनको बताया भी नहीं जाता कि उनमें जो लोशन दिया है उसमें वो इंग्रेडिएंट नहीं है। तो ऐसे करके ना एक रैंडमाइज कंट्रोल ब्लाइंडेड स्टडी बोलते हैं उसको, जब हम करते हैं तब जाके पता चलता है कि एक्चुअली वो काम कर रही कि नहीं। क्योंकि थोड़ा सा ना प्लेसिबो इफेक्ट भी होती है कि जब आप यूज़ कर रहे हो कुछ चीज़ तो आपको लगने लगता है कि हाँ वो असर कर रही है, आपकी हेयर थोड़ी सी बेटर हो रही है। तो इसीलिए एजेंट काम करता है नहीं करता है, उसके लिए रोबस्ट स्टडी चाहिए, उसके लिए ऐसे डबल ब्लाइंडेड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स चाहिए, ये बताने के लिए वो एक्चुअली इफेक्टिव है कि नहीं। ये किसी का देखा सुना के हिसाब से हम नहीं बता सकते। अच्छा मैम, ये भी सुना है सोशल मीडिया पे ही कि जैसे जेल्स और ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, इस चीज़ को अगर आप हेयर के ऊपर लगा रहे हो, रूट्स में ही लगा रहे हो, तो वो इतना बैड इफेक्ट नहीं होता इन चीज़ों का, तो ऐसा है? हाँ, या वो खराब ही करता है बाल? नहीं, यूजुअली ख़राब नहीं करता है, क्योंकि देखो ये जेल्स क्या करते हैं ना, आपके हेयर स्ट्रैंड्स को कोट करती है ताकि आप अपने हेयर को स्टाइल कर सको, ताकि मोल्ड कर सको या एक जगह पे रहे। तो अगर आप जुडिशियसली इसको यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा नहीं, तो फिर आप यूज़ करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन इतना अगर आपको मान के चलो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, सीवियर फ्लेकिंग है, तो फिर कभी कभी ये जेल्स और स्प्रे से वो डैंड्रफ वाली कॉम्पोनेंट वर्सन हो सकती है। लेकिन रेगुलर बेसिस में थोड़ा जेल्स लगाने से नॉट अ प्रॉब्लम, दैट शुड नॉट बी द रीज़न कि आपका हेयर लॉस हो। और मैम डैंड्रफ भी बहुत बड़ा इशू रहा है हमेशा से लोगों के लिए, तो डैंड्रफ के लिए आप क्या करते हैं? मतलब क्या आप रिकमेंड करते हो बेस्ट चीज़, बेस्ट शैम्पू और एनीथिंग? तो देखिए, डैंड्रफ के लिए ना पहले समझना चाहिए कि आपकी स्कैल्प कैसी टाइप की है। क्या आपकी ड्राई स्कैल्प है या आपकी ऑयली स्कैल्प है? यूजुअली जो डैंड्रफ है ना, वो ऑयली स्कैल्प में ज़्यादा देखने को मिलता है। लोगों को लगता है कि फ्लीकिंग हो रही है तो वो ज़्यादा तेल लगाते हैं, लेकिन वो तेल और ख़राब कर देता है आपके डैंड्रफ को। तो डैंड्रफ क्यों होता है वो थोड़ा सा समझा दूँ। डैंड्रफ ना इसीलिए होता है क्योंकि आपका स्कैल्प में जो ऑयल बन रहा है ना, वो डिफरेंट टाइप का ऑयल बन रहा है। इट्स नॉट अ नॉर्मल टाइप ऑफ ऑयल। वो ऐसे टाइप का ऑयल है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो रही है, कुछ ऐसा तत्व है जो स्किन में रेडनेस करा रहा है, लालपन और खुजली करा रहा है, तो उसकी वजह से डैंड्रफ हो रही है। और स्किन जैसे हमारी नॉर्मली शेड होती है, डैंड्रफ वाली स्किन में ऐसे टाइप से शेड हो रही है और वो चिपक रहा है आपके स्कैल्प में, उसमें फिर फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से वो बार बार कंटिन्यू चल रहा है। तो इसीलिए जो भी हम डैंड्रफ के लिए दवाइयाँ देते हैं वो फंगस को भी टारगेट करते हैं ताकि वहाँ पे फंगल ओवरग्रोथ ना हो, जिसकी वजह से डैंड्रफ हो रहा है। तो एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं जो कि आपकी रेडनेस को, इचिंग को कम करे। एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि डैंड्रफ का भी क्योर नहीं हो सकता, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो टाइप का तेल आपका स्कैल्प बना रहा है वो नहीं चेंज हो सकती, दैट इज़ जेनेटिकली डिटर्मिन्ड। लेकिन अगर आप स्कैल्प को क्लीन रखोगे और रेगुलर बेसिस में शैम्पूज यूज़ करोगे तो डेफिनेटली बेटर होगा। डैंड्रफ ना सबसे ज़्यादा ट्रबलसम होता है 14 to 35-40 ईयर्स ऑफ एज। सो उसके बाद जब हमारा स्किन थोड़ा सा ड्राई होने लगता है तो यूजुअली डैंड्रफ चला जाता है। दूसरा टाइप का डैंड्रफ है अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और इरिटेटेड फ्लेकी है, तो वैसे केसेस में फिर माइल्ड शैम्पूज़ यूज़ करना, फिर हमें देखना पड़ेगा कि आप क्या क्या प्रोडक्ट्स लगा रहे हो अपनी स्कैल्प में, क्या वो तो आपके स्कैल्प को इरिटेट नहीं कर रहा है जिसकी वजह से आपको फ्लेकिंग हो रही है। तो ऐसे इसमें फिर थोड़ा डिटेल में आपका हेयर केयर। जो आप कह रहे हो, जैसे आपकी स्कैल्प एक ऑयल बना रही है नेचुरली, तो क्या वो ऑयल हमारी लाइफस्टाइल से डिटरमाइन होता है? क्या वो चेंज हो सकता है अगर हम अपने आप को क्लीन रखें या खाना पीना क्लीन और लाइफस्टाइल अच्छा रखें?
रादर देन क्लीन और हाइजीन, हाँ वो जेनेटिकली भी डिटर्मिन होता है कितना अमाउंट ऑफ ऑयल, जैसे हमारा स्किन ऑयली होता है या ड्राई होता है, दैट जेनेटिकली डिटर्मिन, यू कैन नॉट चेंज इट कम्प्लीटली, लेकिन सेम टाइप से आपका स्कैल्प भी बिहेव करता है। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो स्किन को, स्कैल्प को थोड़ा ज़्यादा ऑयली कराता है, जैसे कि हाई शुगर इनटेक, हाई कार्बोहाइड्रेट इनटेक, जंक फूड और मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, उससे भी थोड़ा सा देखा जाता है कि थोड़ी सी फुंसियाँ होना और जैसे चेहरे में मुहासे आते हैं और ऑयली हो जाता है, वो ऑयलेंस भी ज़्यादा बढ़ना, ऐसा देखा जाता है। यस। ऑलराइट। तो मैम कुछ ऐसे आप प्रोडक्ट्स बता सकते हो जैसे लोगों को फ्रीजीनेस से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है या टूटते ज़्यादा है, कुछ ऐसा, जैसे पर्टिकुलरली आप तो बता ही रहे हो कि सबकी स्किन टाइप के हिसाब से लगाना चाहिए, बट इन जनरल अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लगा सकते हैं, जो बॉयज़ स्पेशली जो लगा सकते हैं, वो है कुछ आप बता सकते हेयर हैं? फ्रिजीनेस के लिए, तो आपकी हेयर फ्रिजी है तो मैं तो बोलूँगी आपको हमेशा माइल्ड शैम्पू यूज़ करनी है, ओके, जिसमें लेबल हो फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्कैल्प वाला, तो वो वाला शैम्पू यूज़ कीजिए। उसके बाद आप कंडीशनर ज़रूर लगाएं। बहुत लोगों को लगता है कि कंडीशनर लगाने से बाल झड़ते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आप बहुत छोटे बाल रखते हो तो देन कंडीशनर का ज़्यादा कुछ मायने नहीं रहता है, लेकिन अगर आप थोड़े लंबे बाल रखते हो तो डेफिनेटली कंडीशनर लगाएं। उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो हेयर मास्क वंस और ट्वाइस इन अ वीक, उससे भी आपकी फ्रिजीनेस कम हो सकती है। उसके साथ साथ आप हेयर सीरम्स भी यूज़ कर सकते हो फ्रिजीनेस को कंट्रोल करने के लिए। तो सीरम भी क्या करेगा, बस एक कोटिंग बना देगा आपके हेयर स्ट्रैंड्स को, तो जो फ्रिक्शन की वजह से, कोमिंग की वजह से जो भी डैमेज हो सकती है हेयर शाफ्ट में, वो भी कम होगी। और अगर फ्रिजी बाल है तो आप टावल से ना एकदम रगड़े ना बालों को, वो एकदम नाजुकी से वेट हेयर को केयर करें। और ऐसे हो तो ओल्ड कॉटन टी शर्ट, उससे आप अपना हेयर थोड़ा सा क्लीन कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा टावल से ना रगड़े, उससे भी फ्रिजीनेस और ज़्यादा बढ़ती है। कुछ शैम्पूज ऐसे भी आते हैं जिनमें लेबल लिखा होता है कि हेयर फॉल के लिए हैं स्पेशली, तो वो वर्क करते हैं क्या ऐसे शैम्पूज? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने, बिल्कुल भी नहीं वर्क करते। तो जो हेयर फॉल है ना, वो शैम्पू लगाने से नहीं कंट्रोल हो सकती। ओके, तो ये मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू इतना ज़्यादा लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही हूँ कि डोंट फॉल फॉर दिस एंटी हेयर फॉल शैम्पू। तो देखिए शैम्पू का क्या काम है, उसका काम है सिर्फ स्कैल्प को क्लीन रखना, वो बस उतना ही करता है। आपके स्कैल्प को क्लीन रखता है, वहाँ पे जो भी ऑयल है, डेब्री है, डस्ट है जो चिपका हुआ आपके स्कैल्प में, उसको क्लीन करना है, बस वही है उसका इम्पैक्ट। क्या वो आपके बालों को मजबूत करेगा, क्या नहीं? क्या वो बालों को झड़ने से रोकेगा, क्या वो बालों को पतला होने से रोकेगा? नहीं, क्या नहीं करता है। शैम्पू तो स्कैम निकला आज तक जो हम सोच के हाँ। चल रहे नहीं, थे। तो शैम्पू आप स्कैल्प को क्लीन करने के हिसाब से कीजिए, तो देन इट्स ऑफ कोर्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। मैम बट काफ़ी लोग के लिए शैम्पू काम भी कर रहा है कि डैंड्रफ भी हट जा रहा है। और यस, हाँ, तो एक चीज़ है कि अगर कैफ़ीन है शैम्पू में, तो कुछ स्टडीज़ में दिखाया गया है कि कैफ़ीन जो है वो स्कैल्प में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, तो उससे थोड़ी सी हेयर फॉल कंट्रोल हो सकती है। तो कैफ़ीन वाले शैम्पूज़ आर गुड। और दूसरी बात जो आपने बहुत सही चीज़ बोली कि डैंड्रफ की वजह से भी हेयर फॉल जो होता है, वो अगर आप डैंड्रफ कंट्रोल करो तो डेफिनेटली हेयर फॉल में भी इंप्रूवमेंट आपको दिखने को मिलेगा, क्योंकि डैंड्रफ भी ना एक टाइप का इन्फ्लेमेशन है, मतलब कुछ ऐसे डिसबैलेंस हो रहा है आपकी स्कैल्प में, तो जब उसको आप नॉर्मलाइज करते हो तो डेफिनेटली उससे हेयर फॉल में भी इंप्रूवमेंट आएगी। ये नहीं बोल रही हूँ कि जिनको डैंड्रफ होगा वो सबको हेयर फॉल होगी, और आप डैंड्रफ कंट्रोल करोगे तो 100% हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगी, नहीं। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी थोड़ा हेयर फॉल हो रहा है और हेयर प्रिडिस्पोजिशन, ऐसे में अगर आपका डैंड्रफ हो जाता है तो डेफिनेटली वो कंट्रोल करना इज़ इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ एक और चीज़, जो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ है उसमें यूजुअली कीटोकोनाजोल नाम की एक तत्व होती है, जो पाया गया है कि एक्चुअली हेयर थिनिंग को भी कम करती है। हाँ, तो उसमें से थोड़े से ऐसे इफेक्ट है जो स्कैल्प के हार्मोन्स को भी थोड़ा सा रेगुलराइज करता बट क्या वो सब यूज कर सकते हैं कीटोकोनाजोल? है। यस, सब यूज़ कर सकते हैं वंस इन अ वीक। कुछ ऑयल या कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो मतलब दावा ठोकते हैं कि ये लगा लो तो हेयर ग्रोथ हो जाएगी। फेशियल हेयर के लिए भी अच्छे ऑयल आ चुके हैं, तो ये सब काम करते हैं। मेडिकल साइंस में ना जब भी कोई दावा ठोके ना, दैट इज़ अ बिग रेड फ्लैग। फिर आपको बिल्कुल भी उसमें ट्रस्ट मैम नहीं वो करना भी तो बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, क्या पता वो सही कह रहे हो। नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए जब भी देयर इज़ सच अ ह्यूज वेरिएशन, कैसे आपकी स्किन रिएक्ट करती है, कैसे आपको कुछ सूट करेगी नहीं करेगी, और स्पेशली हेयर फॉल ना, वो हेयर ग्रोथ भले ही ऐसे लगेगी आसान है वो स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना, लेकिन एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इतने सारे फैक्टर्स आते हैं कि ग्रो भी करनी चाहिए, लेंथ भी बढ़नी चाहिए, लेकिन थिन हो रही है उसमें, और वो हेयर फॉल भी हो रहा है, फिर फॉल होने के बाद फिर से न्यू ग्रोथ होनी चाहिए, तो हेयर पूरे साइकिल में चलती है। तो इसमें इतने सारे फैक्टर्स आते हैं कि क्या एक ऑयल लगाने से इसमें ग्रोथ आएगी क्या? शायद नहीं।
देर आर सर्टन एजेंट्स जैसे कि मिनॉक्सिडिल हो गया और कुछ पेप्टाइड लोशंस है जो हेल्प करते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन से ही आपको यूज़ करनी चाहिए, स्पेशल मिनॉक्सिडिल तो। लेकिन हाँ, वो डेफिनेटली हेल्प करते हैं। लेकिन ऑयल्स लगाने से आपके शायद हेयर की क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए, हेयर ग्रोथ में कितना इम्प्रूवमेंट आएगा बताना मुश्किल है। और जो ये बियर्ड ऑयल और ये सब प्रोडक्ट्स चल रहे हैं आजकल, ग्रोथ प्रोडक्ट्स, ये भी एक्चुअली हेल्प करते हैं क्योंकि फेस का पार्ट तो ये तो स्किन का पार्ट हो गया, हेयर एक डिफरेंट पार्ट है, तो ये चीज़ें सही हैं यूज़ करना? तो देखो, बियर्ड ऑयल किस चीज़ के लिए यूज़ करें वो पता होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा ग्रूम करने के लिए यूज़ कर रहे हो, जो एकदम थिक बियर्ड रखते हैं, उनको थोड़ा सा आपको लगता है कि फ्रिजीनेस ज़्यादा दिख रही है, उसको थोड़ा सा आप ग्रूम करने के लिए यूज़ करें, प्लीज़ कीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो सोच के कि आपकी बियर्ड थिक होगी, नहीं होगी, क्योंकि जो फेशियल हेयर के फॉलिकल्स है वो ना एट बर्थ ही डिसाइडेड होते हैं। उसके बाद आपके अगर कभी बाल थे ही नहीं बियर्ड में तो वो नहीं उगा सकते हम कुछ लगा के। अगर वहाँ पे पतले हैं, या एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं एलोपेशिया एरियाटा, जहाँ पे ना चक्के चक्के करके बाल उखड़ जाते हैं, तो ऐसे केसेस में येस, लोशन लगा के हम उस पर वापस बाल ला सकते हैं। लेकिन क्या जहाँ पे बाल ही नहीं थे, जैसे कि बहुत लोग होते हैं पैची बियर्ड, जैसे कि सिर्फ मूंछ हो गया, साइड में नहीं होता है और ये एरिया में नहीं होता, साइड लॉक्स होता है, तो ऐसे में क्या लोशंस लगा के या ऑयल्स लगा के बाल उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते। अच्छा मैम, कुछ लोगों के प्रीमेच्योर ग्रे हेयर भी हो जाते हैं और वो कलर वगैरह लगा लेते हैं, तो वो कितना इफेक्ट करता है कलर करना अपने बालों को? और मतलब ये भी कहा जाता है कि और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं हेयर और कम हो जाते हैं। ओके, सो ये भी हेयर डाई का इफ़ेक्ट भी ऐसा है कि ये ना तो बालों को और ज़्यादा सफ़ेद तो बिल्कुल भी नहीं कराता, क्योंकि ये बस ऊपर ही स्कैल्प के लेवल में ही काम कर रहा है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ना हेयर डाई लगाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा खुजली होती है, इचिंग होती है, तो मतलब वो फिर से इन्फ्लेमेशन हो रहा है आपके स्कैल्प में, फिर से कुछ इरिटेशन हो रही है। वो इरिटेशन ट्रिगर कर सकता है कि आपकी वाइट हेयर को, ऐसा देखा गया है। लेकिन जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती हेयर डाई से, क्या उससे और ज़्यादा वाइटनिंग होती क्या? नहीं, ग्रेइंग ज़्यादा बढ़ती नहीं है और आप बिल्कुल डाई यूज़ कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन डाइज़ में भी ना काफ़ी सारे लोगों को डाई की भी एलर्जी दिखती है। तो हेयर डाई में होता है एक कंपोनेंट कॉल्ड पीपीडी, तो उसकी डाई की एलर्जी की वजह से भी कभी कभी फोरहेड में डार्कनिंग होना, नेक में डार्कनिंग होना, ऐसा देखा जाता है। तो ये इससे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, वरना हेयर डाई करके क्या ज़्यादा प्रीमेच्योर ग्रेइंग और ज़्यादा ख़राब होगी क्या? नहीं। और हम कुछ लोग हाथों की मेहंदी बालों पे भी लगा लेते हैं और अच्छे कर लेते हैं, लाल कर लेते हैं, वो कैसे इफेक्ट कर रहा है? वो भी एक टाइप का डाई ही है, कलर ही कर रहा है आपके बालों को। तो हाथों की मेहंदी लगाओ, आजकल तो हाथों की मेहंदी में भी डाई में जो जाता है ना पीपीडी, वो लगाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग जिनको डाई की एलर्जी है वो मेहंदी लगाते हैं, तो उनमें सडनली बहुत ख़राब सा रिएक्शन आ जाता है, पूरा सूजन हो जाती है, लाल हो जाते हैं हाथ, तो वो भी देखा जाता है। तो नहीं, आप यूज़ कर सकते हो मेहंदी बालों में, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको केमिकल फ्री डाई यूज़ करना है तो आप हरी वाली जो पत्ते पीस के बनती है हरी वाली मेहंदी, वो ही यूज़ करें, काली वाली मेहंदी नहीं। काली वाली मेहंदी में एक्चुअली जो कमर्शियली अवेलेबल हेयर डाइज़ है ना, उससे ज़्यादा मात्रा में पीपीडी होती है, तो वो आपको केयरफुल होना है। बहुत लोगों को लगता है कि ना नेचुरल है, नेचुरल मेहंदी करके हाँ और वही काला हो रहा है। नहीं, अगर आपका मेहंदी एकदम काला रंग दे रहा है वो भी 15-20 मिनट में, तो मतलब उसमें भी पीपीडी डाला हुआ है, तो उससे आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। आप हरा वाला जो पत्ते पीस के बनाने वाली है वो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे वही है थोड़ा सा उससे वो कलर ऑरेंजिश आता है, लेकिन उस पर इंडिगो लगा के उसका वो थोड़ा सा डार्क कर सकते हो। कलर आ जाता है थोड़ा, मिरिंडा कलर आ जाता है। मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं हेयर की, तो क्या हमारे खाने और हेयर का भी कुछ लिंक है? एब्सोल्युटली। तो देखिए, मैं सबको यही बोलती हूँ कि स्किन और हेयर ना इज़ अ रिफ्लेक्शन कि आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप ना स्किन और हेयर को एकदम अलग से मत देखना। पहले तो हमें होलिस्टिकली इसको अप्रोच करना है कि क्या आपकी डाइट सही है कि नहीं, क्या आपकी लाइफस्टाइल ठीक है कि नहीं, क्या आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हो, क्या आप डिस्ट्रेस करने के लिए चीज़ें कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं, हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो कि नहीं। इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हेयर और स्किन में आएगी। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसमें आप भले ही सब कुछ परफेक्ट कर रहे हो तो भी स्किन कंडीशन बेटर नहीं होता ऑफ कोर्स, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए अगर आप रेगुलर अपना हेल्थ का केयर करोगे तो दैट
डेफिनेटली रिफ्लेक्ट्स ऑन द स्किन एंड हेयर, आपके स्किन और हेयर भी बेटर दिखने लगेंगी। बहुत लोगों ने नोटिस किया कि जब वो एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो द हेयर लुक्स हेल्दियर, स्किन लुक्स बेटर। तो ये तो एक पार्ट ऑफ इट्स ए काइंड ऑफ बैलेंसिंग आउट योर इंटरनल इश्यूज। सो उसकी वजह से भी आपको लगता है कि आपकी स्किन और हेयर बेटर दिखने लगेगी। बट तो फिर मैम कुछ डाइट में ऐसी क्या गलती कर रहे हैं हम लोग जनरली कि आज कल सबको ही हेयर लॉस प्रॉब्लम हो रही है, या मतलब वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग? बेसिकली देखिए, फैट डाइट्स तो आप अवॉइड ही करें, जैसे कीटो डाइट्स हो गया और ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वैसे तो आप अवॉइड ही करें। बेस्ट रहेगा कि आप एक बैलेंस्ड डाइट खाएं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। हमारे इंडियन डाइट में है ना, प्रोटीन हमेशा कम रहती है, तो इसीलिए प्रोटीन की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा ले, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अदर देन दैट थोड़े से साग सब्जियाँ, फ्रूट्स इंक्लूड करना, नट्स एंड सीड्स इंक्लूड करना, जिससे कि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिले, वो सब भी इम्पॉर्टेंट रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एवोकाडो खानी पड़ेंगी अच्छी स्किन और हेयर के लिए, एकदम महंगा कुछ डाइट करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। जो आपके किचन में बन रहे हैं वही खानी है, जो आपके लोकल मार्केट में मिलता है वही खानी है, वही घर में बननी चाहिए। लेकिन आप सही से उसको थोड़ा देखें कि कितना पोर्शन प्रोटीन है। आप फैट और कार्बोहाइड्रेट का इंटेक थोड़ा सा कम करें, प्रोटीन का इंटेक हाई रखें, और थोड़ा बैलेंस डाइट जिसमें फ्रेश फ्रूट, सैलड्स, वेजिटेबल्स हो और नट्स एंड सीड्स हो, तो इससे आपका इम्पैक्ट बेटर है। और हम अगर कोम्स की बात करें तो ये कहा जाता है कि वुडन कोम ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, प्लास्टिक वालियाँ बड़ी बेकार होती हैं, ऐसा है क्या? सच में ये मिथ है? तो ये सब कुछ मार्केटिंग ही हो रही है। देखिए, मार्केटिंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, हर चीज़ मार्केटिंग नहीं होती, क्योंकि उसमें ना कुछ भी कंप्लीटली गलत नहीं होता है। अच्छा। थोड़ा सा जिसमें सच्चाई होती है, फिर वो सच्चाई को लेके ना वो दौड़ जाते हैं, बेसिकली वो है। देखो, डेफिनेटली प्लास्टिक कोम्स इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं होते, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, तो उस हिसाब से अगर बायोडिग्रेडेबिलिटी आप देखोगे तो डेफिनेटली वुडन कोम्स है बेटर। लेकिन देखो, वुडन कोम में क्या प्रॉब्लम है, वुड ना पोरस होता है, तो जिनका ऑयली स्कैल्प है वो वुडन कोम्स यूज़ करेंगे, और वहाँ पे थोड़े से स्किन की फ्लेक्स अगर रह गए तो उसको अगर पॉसिबली प्रॉपरली क्लीन नहीं किया तो फिर वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होना, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होना, ऐसा देखा जाता है। तो अगर आप वुडन कोम भी यूज़ कर रहे हो ना, उसको प्रॉपरली क्लीन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यूजुअली सजेस्ट करती हूँ, अगर आपकी ड्राई स्कैल्प है कर लो आप वुडन कोम यूज़, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन आपकी अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है, डैंड्रफ प्रोन स्कैल्प है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि वुडन कोम अगर आप यूज़ करना चाहे तो भी उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैम, हेयर ट्रांसप्लांट की मैं बात करूँगा, लड़कों को जो हेयर फॉल होता है, सब लोग दौड़ रहे हैं आजकल कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना ही करवाना, तो ये सही है? आप करते हैं रेकमेंड? तो देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट भी ना हर किसी में नहीं कर सकते, और हर कोई कैंडिडेट नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास 18 साल 19 साल के लड़के आते बोल के कि हेयर ट्रांसप्लांट कर दो मुझे, कुछ लोशंस यूज़ नहीं करने, बस एक बार ट्रीटमेंट करके अच्छा कर दो। ऐसा होता ही नहीं है। पहले तो हेयर ट्रांसप्लांट कैंडिडेट हम जब सिलेक्ट करते हैं तो देखते हैं कि कैसा टाइप का उनका बॉल्डनेस है, कैसा प्रोग्रेस कर रहा है बॉल्डनेस, कैसी सीवियरिटी है, जेनेटिक्स क्या है, फैमिली में कौन है बॉल्ड, उनकी उम्र कितनी है, उनका एक्सपेक्टेशन क्या है ट्रीटमेंट से, वो सब को नज़र में रखते हुए वी डिसाइड वेदर टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट और नॉट। आई डोंट रेकमेंड हेयर ट्रांसप्लांट फॉर एनीबडी लेस दैन 25 ईयर्स ऑफ एज। अगर आप 25 साल से नीचे हो, बिल्कुल आप ना कराएं, क्योंकि बट वो फिर डर में मर जाएंगे और मतलब एकदम ही खत्म ना हो जाए। नहीं, तो उसके लिए है ना लोशंस, उसी के लिए तो है लोशंस एंड टैबलेट्स जो आपको मेंटेन करके रख सकते हैं। ऑफ कोर्स देखिए, मैंने भी किया हुआ है हेयर ट्रांसप्लांट यंगर पेशेंट्स में भी, जिनका बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हुआ है, जो बहुत कॉन्शियस फील करते हैं, बाहर जाना छोड़ दिया, कॉलेज नहीं अटेंड करना, क्योंकि हेयर लॉस मतलब इतना हेयर लॉस ग्रेड 5 ग्रेड 6, फिर तब कर सकते हैं थोड़ा आगे डाल के इम्प्रूव करने के लिए, हेयर की इम्प्रूव करने के लिए कॉस्मेटिक आउटकम, वो डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन जिनका थोड़ा सा ही हेयर थिनिंग है, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट करके कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। और लोगों को लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट हेयर फॉल का ट्रीटमेंट है, बिल्कुल नहीं, वो हेयर लॉस का ट्रीटमेंट है। जब आपकी स्कैल्प में गंजापन दिखने लगता है, मान के चलो जब आपकी स्कैल्प ड्राई है तो भी स्कैल्प दिखने लगता है, और उसमें दिखता है कि स्पेसेस है बीच में, तब जाके आपको हेयर ट्रांसप्लांट, जब एकदम चिकना हो जाता है, बिल्कुल पूरा चिकना नहीं, जब आपको बीच पैच में पैच गैप्स दिख रहे दिखने लगती है। ऐसा नहीं कि जब आपने हेयर वेट कर लिया या ऑयल लगा लिया तभी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आपका स्कैल्प दिख गया, तब नहीं है आप कैंडिडेट हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। जब आपके बाल ड्राई भी रहते हैं, तब जब आपको लगता है कि स्कैल्प दिख रहा है, तब हो आप कैंडिडेट हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांट ना एक एंड ट्रीटमेंट नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ गंजे एरिया को कवर करता है,
गंजेपन को रोकता नहीं है और बाल झड़ने से नहीं रोकेगा। इसलिए लोगों को लगता है कि एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करा लूँ तो आई एम सेट फॉर लाइफ। अब तो कभी झड़ेंगे ही नहीं। फिर भी मेंटेन करना फिर भी होता है वो। मेंटेन करना ही है, तो लोशन से तो आप भाग ही नहीं सकते हो। एक बार वो शुरू हो गया आपका हेयर थिनिंग का प्रोसेस, फिर तो आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करोगे तो भी आपको वो हेयर को मेंटेन करने के लिए, एग्जिस्टिंग बालों को मेंटेन करने के लिए भी रेगुलर बेसिस में लोशन लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट लगेगा। वरना क्या होगा कि आफ्टर 5 years आपको लगेगा सिर्फ ट्रांसप्लांटेड बाल ही रहेंगे, आपके एग्जिस्टिंग बाल चले गए, फिर आपको लगेगा कि फिर से पतले हो रहे हैं। पर हम ऐसा कैसे केसेस में हो जाता है कि जैसे ट्रांसप्लांट करवाया पर फिर भी देखते हैं हम आसपास अपने की ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई, रुई रुई लग रही है अभी बिल्कुल, भी, yes. ऐसा लगता है ना? हाँ, तो हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स में भी ना बहुत सारा वेरिएशन है, क्योंकि ये काफ़ी सारे फैक्टर्स में डिपेंड करता है। आपके डोनर बाल कैसे, अगर आपके डोनर मतलब जो पीछे से हम बाल लेते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, वो ही बाल पतले हैं तो आपके ऊपर भी पतले ही आएंगे, यू नो। तो फिर पतले बाल का कवरेज, स्कैल्प में कवरेज देना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर उसके लिए बहुत सारे बाल लगाने पड़ते हैं। तो आपके डोनर अगर ज़्यादा नहीं है और आपके बाल पतले हैं तो फिर आपको लगेगा कि हमेशा थोड़ा सा हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी थोड़ा पतला ही दिख रहा है। लेकिन अगर आपके कर्ली बाल है, थिक बाल है, तो फिर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है हेयर ट्रांसप्लांट का, ऑलमोस्ट नेचुरल डेंसिटी दिखने लगती है। और एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांट में ना हम इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं बालों की। हम ऐसे बाल डाल रहे हैं ताकि ऐसा लगे कि आपके हेयर फुल है। 100% जैसे आपके नेचुरल डेंसिटी है वो तो करना पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए 100% हमें कहीं से और निकाल के वहाँ लगाना पड़ेगा ना। हम सिर्फ 30 to 40%, मैक्सिमम 50% ही रिस्टोर कर रहे हैं। तो हम इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, और ऐसे डिज़ाइन किया जाता है हेयर लाइन, और ऐसे डिज़ाइन किया जाता है हेयर ट्रांसप्लांट ताकि कॉस्मेटिकली इंपॉर्टेंट साइड्स में हम ज़्यादा बाल लगाएं ताकि वो फुल दिखे ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी आप अगर बाल धोगे या वेट है आपके बाल या आप स्विम करके निकल गए तो एकदम डेंस दिखेगा नहीं, तब भी आपके थोड़े से पतले तो दिख ही सकते हैं। तो आउटकम तो बहुत सारी चीज़ों में डिपेंड करता है। मैम, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बॉलीवुड एक्टर्स के लिए भी हमने सुना है कि 2-2, 3-3 बार भी कराया है उन्होंने, या फिर एक प्रोसेस है हेयर फिलिंग कि वो एग्जिस्टिंग बालों में ही बीच में फिलिंग हो जाती है तो वो डेंस लगने लगते हैं। ऐसा सच में है? यस, तो बहुत सारे लोग हैं को नहीं बताना लोगों को कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, या उनको उस स्टेज तक नहीं पहुंचना जब लोग उनको बोले कि बॉल अब ज़रूरत पड़ रही है। ज़रूरत पड़ गई। तो ऑफ कोर्स अगर आपका मेन प्रोफेशन ही ऐसा है जहाँ पे यू हैव टू लुक गुड ऑल द टाइम, तो फिर लॉट ऑफ पीपल ऑप्ट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट बिफोर स्कैल्प इज completely तो visible। क्या वो आपके एग्जिस्टिंग बालों के बीच में बीच में लगाते हैं। हाँ, तो जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं ना, हम एक मैग्नीफिकेशन लेंसेज पहन के करते हैं, तो हमें बड़ा दिखता है वो फील्ड। तो जो 2 हेयर के बीच में गैप है उसमें हम डालते हैं बाल। तो यस, बहुत सारे लोग 2-3 बार करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि एक बार आपने शुरू कर लिया, तो जैसे मैंने बोला एक बार आपका जो बॉल्डिंग का प्रोसेस शुरू हो गया वो कम्प्लीटली स्टॉप नहीं हो सकती। तो मान के चलो आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया तो 5 years के बाद आपको अगर लगे कि पीछे के बाल और पतले हो रहे हैं तो फिर आप उसमें भी फिल कर सकते हो। बट इज इट डेंजरस फॉर लाइफ की, मतलब अगर आप? इट्स नॉट डेंजरस, बिल्कुल भी नहीं। इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर, लेकिन द ओनली प्रॉब्लम इज द डोनर लिमिटेड है। बाल आपके ही होने चाहिए। हम स्कैल्प से, बियर्ड से, चेस्ट से बाल निकाल के लगा सकते हैं, लेकिन आपके ही होने चाहिए, वो किसी और के नहीं लग सकते। तो दैट इज़ द ओनली लिमिटिंग फैक्टर इन हेयर ट्रांसप्लांट की कितना है आपके पास डोनर, उसके ऊपर रिजल्ट डिपेंड। एक चीज़ और है मैम, आज के लिए ज़्यादा कहा जा रहा है कि इंडिया इज़ नॉट अ बेस्ट प्लेस टू गेट अ हेयर ट्रांसप्लांट, टर्की में ज़्यादा बढ़िया हो रहा है, तो ऐसा है क्या? टर्की में मार्केटिंग बहुत अच्छे से हो रही है, और वहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल टूरिज़्म भी सपोर्ट करता है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आने लगा है टर्की। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ख़राब करते हैं, ऑफ कोर्स दे आर ऑल्सो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हु आर डूइंग इट। तो अगर आप सही जगह पे जाओगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, बट प्रॉपर रिसर्च करके जाओगे तो बेटर रहेगा। क्या वो लोग नई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है? नहीं, जो हम कर रहे हैं वही कर रहे हैं, या जो लेटेस्ट है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक वही वहाँ पे भी होती है। लेकिन हाँ, वहाँ पे बिकॉज दे हैव अ होल पैकेज कि एक पेशेंट आए और उनको पिकअप ड्रॉप हो, होटल सर्विसेज भी हो, फिर उसके बाद घूमे भी वो इस्तांबुल, इट्स लाइक इट गेट्स मोर अट्रैक्टिव फॉर पीपल टू गो फॉर दैट। तो वो है ज़्यादा। टेक्निक क्या अलग है क्या? टेक्निक्स आर यूजुअली तो ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी या क्वालिटी
अब एक्सपीरियंस आप Machineries. देखोगे तो हाँ, तो प्रॉब्ली गोइंग टू टर्की माइट बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस वो है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्वैकरी है, तो इसीलिए मैं इसके थ्रू ये नहीं बताना चाहूँगी कि हाँ टर्की जाके हेयर ट्रांसप्लांट करा लो, नहीं। वहाँ पे भी प्रॉपरली रिसर्च करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग अनक्वालिफाइड लोग भी वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, तो दैट कैन बी क्वाइट डेंजरस। हमेशा एक एक क्वालिफाइड डॉक्टर के अंदर ही हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर के सुपरविजन में ही करनी चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट, वो तो डेफिनेटली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट या सो द रिजल्ट्स आर डिसेंट। मैम अब थोड़ी बात करते हैं स्किन केयर की। इनफ ऑफ हेयर, हमारे हेयर अच्छे रहें इसके लिए तो हमने बात कर ली, अब स्किन पे आते हैं। तो मैम यूजुअली बॉयज़ नहीं ध्यान देते अपनी स्किन पे, तो मैं ज़्यादा तो हम बात करेंगे डिटेल में, बट मेरे को ये बताओ कि मिनिमम कितना ध्यान रखना चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम ये तो करना ही चाहिए दिन में जो हम कर ले मिनिमम, जो सब कर ले। तो मिनिमम सुबह उठ के एक बार एक फेस वॉश यूज़ करना, उसके बाद एक सनस्क्रीन लगा लेना, मॉर्निंग इज़ डन। 2 मिनट लगेगा फेस वॉश करना और एक सनस्क्रीन, मॉर्निंग इज़ डन। शाम को फेस वॉश करना और उसके बाद एक मॉइस्चराइज़र लगा लेना, बस इतना भी करोगे, जिसको कुछ नहीं करना है बहुत है। और जो लोग फेस वॉश की जगह साबुन से ही सीधा नहीं, साबुन मत यूज़ करो, नहीं। लड़कों का तो ऐसा ही है, वही बॉडी पे, साबुन वही सुई मुंह पे, कर ले। वही बालों पे। इसीलिए मैंने बोला कि मिनिमम एक फेस वॉश ले लो, एक क्लेंजर ले लो, वो यूज़ कर लेना अपने स्किन के हिसाब से। अगर ड्राई स्किन है तो उस हिसाब से क्रीमी क्लेंजर, अगर ऑयली स्किन है तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फोमिंग क्लेंजर, ऐसे कुछ यूज़ कर लो। बस इतना भी करोगे, एक फेस वॉश, उसके बाद सनस्क्रीन, रात को एक फेस वॉश और मॉइस्चराइजर, इतना भी करोगे और बहुत है। धोने के तरीके से ही फर्क पड़ता है कि कुछ लोग रगड़ते हैं पूरा ऐसे। रगड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है ना, तो आपको वो फेस वॉश मिनिमम 30 to 45 सेकेंड्स के लिए स्किन में रहने देना है, तभी जाके वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अच्छे से काम करता है। तो फोम बना के, और बहुत लोग ना ऐसे यहाँ पे रगड़ के हाथ में ड्राई स्किन में ही फेस वॉश यूज़ कर लेते हैं। नहीं, प्रॉपरली पहले स्किन को वेट करना, उसके बाद थोड़ा सा फेस वॉश लेके फिर चेहरे में लगाना, और उसको अगर आपकी ऑयली स्किन है तो 30 to 45 सेकेंड्स उसको रहने देना, उसके बाद वॉश करना। ओके। और मैम बॉयज़ में मेजर इशू ये भी रहता है, मोस्टली जो लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ भी होता है, उनके होंठ बहुत काले हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या आप रिकमेंड करते हैं? सिगरेट छोड़ो, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नहीं, लेकिन अगर वो नहीं छूट रही और नहीं, वो नहीं छूटेगी तो डार्क लिप्स कभी लाइट नहीं होंगे। लेकिन मॉइस्चराइज़र यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक लिप बाम जिसमें यूवी फिल्टर्स भी हो, SPF वाले लिप बाम्स आते हैं आजकल, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और रात को सोने से पहले प्रॉपर एक लेयर वैसलीन पेट्रोलियम जेली का या कोई सा भी थिक लिप बाम आप अगर लगाओगे, तो जितना मॉइस्चराइज्ड होगी लिप्स उतने बेटर होंगे। और देखिए क्या होता है, जो स्मोकिंग का हीट है ना, उसकी वजह, वो भी एक इंजरी है लिप्स में, तो वो बार बार इंजरी होने की वजह से स्किन हील कर रही है डार्क स्पॉट छोड़ के। तो अगर आप उसको प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज करके रखोगे तो डेफिनेटली वो कम होगा। और ऑफ कोर्स क्विटिंग स्मोकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राइट मैम, बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि डायरेक्टली फ्रूट्स या लेमन या पोटैटो अप्लाई कर लेते हैं डार्क सर्कल्स के लिए, वो कितना सही है या नहीं है? ओके, तो लेमन तो स्किन में बिल्कुल भी मत लगाना। ओके, लेमन स्किन के लिए बना ही नहीं है। वो ना बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है और वो आपके स्किन को सेंसिटिव कराता है टुवर्ड्स इफेक्ट्स ऑफ द सन। तो लेमन लगा के अगर आप धूप में जाते हो तो स्किन और ज़्यादा काले होने के चांसेस है। डेफिनेटली क्या यूज़ कर सकते हो आप? पोटैटो यूज़ करो, आप क्यूकम्बर यूज़ करो डार्क सर्कल्स को थोड़ा सा सूद करने के लिए, आप एलोवेरा जेल यूज़ करो, रोज़ वाटर, पपाया, बनाना, वाटरमेलन, ये सब चीज़ें आप अपने चेहरे में मैश करके लगा लो, नॉट अ प्रॉब्लम। कर्ड यूज़ कर लो, जो दही में लैक्टिक एसिड होता है वो स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, जेंटली एक्सफोलिएट भी करता है। मैम बहुत से लोग कॉफ़ी भी लगाते हैं चेहरे पे, तो वो सही है? तो देखो, कॉफ़ी स्क्रब जो है ना, वो तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती, वो बहुत इरिटेटिंग होता है स्किन के लिए। लेकिन कैफ़ीन जो है वो डार्क सर्कल्स की पफिनेस को कम करने में हेल्प करती है, लेकिन नॉट कॉफ़ी पाउडर डायरेक्टली, तो जब मैं बोलती हूँ ना कि घरेलू नुस्खे मत कर, तो लोग बोलते हैं कि नहीं, लेकिन आप रेकमेंड कर रहे हो ऐसी चीज़ें जिसमें लेमन एक्सट्रैक्ट है, जिसमें ऑरेंज एक्सट्रैक्ट है, जिसमें कैफ़ीन है, लेकिन आप बोल रहे हो कॉफ़ी मत लगाओ। इट हैज़ टू बी यूज इन अ सर्टन परसेंटेज, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, वो प्रॉपर बैलेंस्ड वे में यूज़ होना है। आप रॉ चीज़ लगा रहे हो ना, भले ही आपको लगे कि वो नेचुरल हो, लेकिन नेचुरल चीज़ें भी इरिटेट कर सकती है। और नेचुरल चीज़ों में ना स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत मुश्किल है। आपने एक बॉटल सीरम का लिया, उसमें आप स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मुलेशन एक बना सकते हो और आपको पता चला कि हर बॉटल में आपको उतना ही कॉन्सेंट्रेशन में चीज़ें मिलेंगी, लेकिन नेचुरल प्रोडक्ट में वो नहीं है ना।
उसमें बहुत सारा वेरिएशन होता है, तो भले ही आपको लगे कि नेचुरल है लेकिन इट कैन वेरी। सो दैट्स वाई आई वुड नॉट सजेस्ट लेमन, ऑरेंज, एप्पल साइडर विनेगर, ये सब चीज़ें चेहरे में लगाने के लिए। लोग बेकिंग सोडा लगाते हैं एक्ने के ऊपर, टूथपेस्ट लगाते हैं, प्लीज़ ये सब मत करना। टूथपेस्ट भी लगा रहे हो कुछ लोग। प्लीज़ ये सब मत करना, क्योंकि आजकल तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए। और अच्छी बात ये है कि लोगों ने कोविड के बाद इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू किया है स्किन केयर में कि इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है स्किन केयर मार्केट, इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए विच इज़ सो गुड फॉर द कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर इज़ ओनली बेनिफिटिंग द मोस्ट। आजकल इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि रीजनेबल प्राइस में भी आप अच्छा एक रूटीन बना सकते हो। पहले मान के चलो बहुत महंगा होता था स्किन केयर प्रोडक्ट, इसीलिए भी लड़के ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि उनके प्रायोरिटी में नहीं होता वो, उनके बजटिंग में नहीं होता वो। लेकिन आजकल एकदम अफोर्डेबल भी आप रूटीन बना सकते हो। सो एंड विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव। बट एक कहते हैं कि एक इमेज है लोगों के माइंड में कि महंगा प्रोडक्ट ही ज़्यादा असर करेगा, तो ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, महंगा प्रोडक्ट ना कब हम थोड़ा प्रेफर करते हैं, जब आपको स्किन कंडीशन है जो बाकी चीज़ों से सही नहीं हो रहा है, या आपकी स्किन सेंसिटिव है। अगर आपकी स्किन यूजुअली चीज़ें टॉलरेट नहीं कर पाते, तो फिर हम थोड़ा सा हाई एंड प्रोडक्ट्स जिसमें एलर्जेंस ना हो वो प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन चीज़ें टॉलरेट कर पा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और आप एकदम सिंपल, एकदम रीजनेबल बजट में भी, लाइक अप टू 1000 रुपीज़, 1500 रुपीज़ पर मंथ में भी आप बहुत अच्छा और इफेक्टिव एक रूटीन बना सकते हो, जो आप रेगुलर लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करो। हमेशा जब भी रूटीन फॉलो करो ना, वो आपके बजट में फिट हो रहा है कि नहीं, वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्किन इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। ऐसा नहीं कि आपने बहुत महंगा, चलो एक बार आपने खरीद लिया, आपको हर बार चुभेगा वो खरीदने के लिए, तो आप नहीं कंटिन्यू कर पाओगे उस चीज़ को। तो उससे बेटर है आप एक बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करें, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली रेगुलरली यूज़ करें, उससे रिजल्ट्स बेटर है। मैम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं, और इंडिया तो बहुत ही सनी है, तो बहुत सारे लोग जो बाइक्स पे ट्रैवल करते हैं, पब्लिकली ट्रैवल करते हैं, जैसे हम लोग भी लाइट के सामने भी बैठे हैं, तो टैनिंग बहुत हो जाती है। तो क्या हमें तुरंत ही जाकर उसका इलाज करना चाहिए, डी टैन कुछ करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? मतलब क्या हर रोज़ एक डी टैन प्रोसेस होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, आपको हर रोज़ सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग टैनिंग है और आपको लगता है कि आपकी स्किन का रंग काफ़ी चेंज हो गया है, तो एक ऐसी रूटीन है जो आप फॉलो कर सकते हो। ये रूटीन थोड़ा सा लगेगा आपका 5-10 मिनट दिन में यूज़ पर, लेकिन आपको इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो सुबह आप एक नाइसिनामाइड बेस्ड सीरम यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर आप सनस्क्रीन लगाइए। शाम को आप चेहरा धो के एक फिर से ऐसे अल्फा आर्ब्यूटिन, कोजिक एसिड, लिकोरिश एक्सट्रैक्ट, ऐसे कुछ सीरम यूज़ कर सकते हो। और हफ्ते में 1 या 2 बार आप ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड कुछ क्रीम्स लगा सकते हो। इतना भी आप करोगे, आपकी टैनिंग काफ़ी हद तक कम होगी, और आपकी स्किन की क्वालिटी भी बेटर होगी और टोन भी लाइटर होगी। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टैन ना ऐसे कुछ क्रीम लगाने से नहीं हटता। अगर आप टैन हटाने की क्रीम्स लगाने के बाद भी उतना ही धूप में जा रहे हो, तो फिर आपका टैन होगा ही। टैन क्या है पहले वो समझना ज़रूरी है। ये ना एक रिस्पॉन्स है स्किन का टुवर्ड्स इफेक्ट ऑफ सन। तो जब तक वहाँ पे आपको सन है, तब तक आपकी स्किन वो पिगमेंट ज़्यादा बनाएगी ही। तो अगर आप बहुत सारा क्रीम लगा रहे हो लेकिन वैसे ही धूप में घूम रहे हो, तो फिर आपका टैनिंग नहीं जाएगा। तो जब भी वेकेशन में जाते हो या कुछ बीच में ज़्यादा टैन होके आ गए, तो आपको थोड़े टाइम के लिए अगर उसको टैन को जल्दी निकालना है तो धूप से बचनी पड़ेगी। सिर्फ सनस्क्रीन लगाना नहीं, मतलब छाता लेके चलना, या 11 से 3 बजे की धूप में बाहर ना निकलना, वो सब करना पड़ेगा, तभी जाके आपको टैनिंग में इम्प्रूवमेंट दिखेगी। मैम, एक बार सनस्क्रीन लगाने से क्या उसका इफेक्ट पूरे दिन तक रहेगा, या हमें फिर से लगा लेनी चाहिए? देखिए, अगर आप एकदम क्लोज्ड इन्वायरमेंट में रह रहे हो जहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं आती है, तो फिर आप दिन में 1 या 2 बार सनस्क्रीन यूज़ करोगे, दैट्स ऑल्सो फाइन। मैम, फिर तो लेकर घूमनी पड़ेगी, जैसे हम अभी घर से लगा कर आए। बिल्कुल, जेब में लेके घूमनी पड़ेगी। एक बार तो मैम लगाया जा सकता है, वरना फिर लोग फिर मैम, लड़के इतना मजाक उड़ाएंगे ना कि ये हो क्या रहा है। ऑफिस में एक रख लो और एक उसमें रख लो, जब अच्छा दिखेगा ना स्किन, सब लोग आएंगे पूछ के कि कैसे हुआ तुम्हारा स्किन ऐसा। तो बिल्कुल करना। तो अगर धूप में ज़्यादा एक्सपोजर है, जैसे कि मोर देन 30 मिनट्स इन अ डे, 20 to 30 मिनट्स इन अ डे, फिर हर 2-2 घंटे में सनस्क्रीन लगाओगे तो बेस्ट है। एटलीस्ट नहीं कर सकते तो मॉर्निंग में एक लेयर भी लगाओगे तो डेफिनेटली उससे प्रोटेक्शन मिलेगी। मैम, जो आईज में स्ट्रेस होना और इस डार्क सर्कल्स बनना, क्या ये कनेक्टेड है? और इसको कैसे सही रख सकते हैं हम?
तो देखिए डार्क सर्कल्स के ना बहुत सारे कारण होते हैं। डार्क सर्कल्स एकदम एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है और बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं कि कुछ डार्क सर्कल क्रीम लगा लिया और डार्क उससे सर्कल सिर्फ नींद से ही लिंक करते हैं लोग या एक्सेसिव हाँ फोन यूज नहीं, से। तो नींद कम होने की वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं क्या? नहीं। नींद कम होने की वजह से डार्क सर्कल्स और ख़राब दिखते हैं क्या? यस। तो अगर आपका ऑलरेडी डार्क सर्कल्स है और नींद कम होने की वजह से वो और ज़्यादा ख़राब दिख सकता है बट डार्क सर्कल्स होने का कारण सिर्फ नींद ना होना नहीं। आपकी बहुत अच्छी नींद पूरी हो रही है, बिल्कुल आपका लाइफ में स्ट्रेस नहीं, तब भी आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। तो क्यों होते? तो एक तो हमारा जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का स्किन टाइप है, ये थोड़ा प्रोन है टू डेवलप डार्क स्पॉट्स। तो आँखों के नीचे थोड़ा सा डार्क नहीं होना, मुंह के आसपास डार्क नहीं होना, ये काफ़ी हद तक देखा जाता है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो स्किन डार्क हो गई, दूसरी हो गई स्किन में झुर्रियाँ आ गई जिसकी वजह से डार्क सर्कल ज़्यादा दिख रहे हैं, एक होगी आँख अंदर तक है इसकी वजह से ज़्यादा डार्क लग रही है, शैडोइंग इफेक्ट की वजह से, एक होता है गड्ढे हैं आँखों के नीचे इसकी वजह से डार्क लग रही है, या वहाँ पे स्किन इतनी पतली है कि नीचे के वेन्स दिख रहे, ब्लूइश कलर के जो वेन्स होते हैं वो दिख रहे हैं, उसकी वजह से डार्क लग रही है। तो ये सारे कारण पता करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। डार्क सर्कल्स 100% नहीं जा सकता, लेकिन डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हैं अगर हम जो कॉज है वो पता करें, उसको टारगेट करें तो। ऑलराइट, तो क्या इसके लिए सिर्फ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ही हो सकती है? अगर हमने फिगर आउट कर लिया कि कोई XYZ रीज़न है, क्या कॉस्मेटिक या आउटर ट्रीटमेंट ही है या कुछ डाइट में या कुछ और भी हम नेचुरली इसको ठीक कर सकते हैं? डार्क सर्कल्स को नेचुरली डाइट से तो नहीं ठीक हो सकती। अगर आपकी पफिनेस है तो सॉल्ट इनटेक कम करने से आपको इसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी। तो जो पिकल्स खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट होता है, वो कम करोगे तो डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी। अगर पफिनेस है तो कभी कभी कोल्ड स्पून रब करने से या क्यूकम्बर स्लाइस रखने से या पोटैटो स्लाइस रखने से उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखेगी, क्योंकि वो डीपफ करेगी। वरना डार्क कॉम्पोनेंट, रिंकल वाला कॉम्पोनेंट, शैडोइंग, ग्रूविंग वाला कॉम्पोनेंट तो क्रीम्स और घरेलू नुस्खे से तो नहीं हाँ वो सब सही है। आजकल जो वो आ गया फेस मास्क आ गए, लोग घर पे लगा लेते हैं, और कुछ घर पे लगाने वाले डी टैन्स भी हैं जो घर पे ही कर लेते हैं, वो सब सही है। किस चीज़ की बात कर रहे हो आप? शीट मास्क या ऐसे? शीट मास्क। हाँ, शीट मास्क देखो, शीट मास्क को ना मैं लोगों को ये बोलती हूँ कि मतलब कहीं पे अगर आपको जाना हो और तुरंत कुछ थोड़ा सा बेटर दिखना है, स्किन को थोड़ा प्लम कराना है तो यूज़ करो। एवरीडे यूज़ मत करना, क्योंकि बस वेस्ट क्रिएट हो रहा है। ओके, क्योंकि वो मोस्टली वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है जो शीट मास्क है, तो रेगुलर बेसिस में यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्ली एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाओगे ना, उसका इफेक्ट भी शीट मास्क जैसा ही होता है। अगर आप बोल रहे हो कि मतलब जो मास्क, जो क्ले मास्क आते हैं वो अच्छा रिजल्ट देता है का, हाँ वो वंस और ट्वाइस इन अ वीक यूज़ कर सकते हो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। ऑयली स्किन वालों को क्ले मास्क बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो ऑयल को एब्जॉर्ब कर देता है, ओपन पोर्स थोड़े कम दिखने लगते हैं, ब्लैकहेड्स थोड़े कम दिखने लगते हैं, तो उसकी वजह से भी स्मूथ लगने लगता है स्किन। वंस और ट्वाइस इन अ वीक यू कैन यूज़ इट। मैम थोड़ा ये बता दो कि कुछ लोगों को ना ये नहीं पता होता कि मेरी स्किन टाइप कैसी है, तो ये कैसे जाने कि मेरा स्किन टाइप क्या है? यस, स्किन टाइप समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी जाके आप अपने स्किन के लिए प्रॉपर प्रोडक्ट्स चूज़ कर पाओगे। तो सुबह उठ के आप एक क्लेंजर से, एकदम जेंटल क्लेंजर से अपना चेहरा धोना, फिर उसके बाद 1 आवर के बाद अपना स्किन को एग्जामिन करना। क्या 1 घंटे के बाद आपकी स्किन ऑयली लग रही है तो फिर आपकी ऑयली स्किन टाइप है। आप ना एक टिश्यू पेपर भी अपनी स्किन में लगा सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि ऑयली है या कैसा है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ टी जोन में आपका ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन चीक्स थोड़े ड्राई है, तो फिर आपका कॉम्बिनेशन स्किन है। अगर 1 घंटे के बाद आपको लगता है कि स्किन बिल्कुल रूखा है, कोई ऑयल जैसा नहीं है, फिर वो ड्राई स्किन है। अगर 1 घंटे के बाद लगता है कि नहीं, कहीं कहीं जगह पे ऑयल दिख रहा है लेकिन चिपचिपा नहीं लग रहा, फिर आपका नॉर्मल स्किन है। अगर आपको लगता है कि बहुत लाल दिख रहा है मेरा स्किन, खींचा खींचा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ चुभ रहा है, तो फिर आपका सेंसिटिव स्किन टाइप है। तो ऐसे आप ये सारे स्किन टाइप्स पता कर सकते हो। मैम ब्लैक हेड्स की भी बहुत प्रॉब्लम है, नोज़ पे हो जाना, साइड में, और वो ऐसे ही रहते हैं, हम हटवा भी नहीं पाते। कभी सैलून जाते हैं तो वो हेयर स्टाइलिस्ट बोल देता है भैया कर दूं क्या, फिर हम उसे कहते हैं अभी टाइम नहीं है। तो वो घर पे ही कैसे ठीक कर सकते हैं हम, या नेचुरली मतलब क्या करना चाहिए वो ना हो उसके लिए? तो पहले तो ना वो ब्लैक हेड्स है या हेयर है, वो दोनों में भी डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को लगता है कि उनके नाक में ब्लैक हेड्स है लेकिन वो बाल होते हैं। ओके, एक कंडीशन होती है ट्राइकोस्टेसिस स्पाइनुलोसा, तो उसमें भी ऐसे बाल वहाँ दिखते हैं ब्लैक हेड्स की तरह, तो वो डिफ्रेंशिएट करना बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो वो डिफ्रेंशिएट हो गया, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो कुछ सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम्स, वो आप नाक में लगा सकते हो। वो ना जो केराटिन बिल्डअप होती है हेयर फॉलिकल की ओपनिंग में, उसकी वजह से ब्लैक हेड्स ज़्यादा दिखने लगता है, उसको सॉफ्ट कर देता है वो बिल्डअप को, तो उससे ब्लैक हेड्स कम दिखने लगते हैं। तो वो यूज़ कर सकते हो 1 और 2 इन अ डे।
प्लीज़ पोस्ट स्ट्रिप्स ना यूज़ करें, इसको एकदम रगड़ रगड़ के निकालने की कोशिश ना करें, उससे और ज़्यादा इंजरी होगी और डार्क स्पॉट्स रहने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम इज़ द बेस्ट थिंग टू यूज़। अच्छा मैम, आजकल एक चीज़ और कॉमन हो गई है यूथ में, लेजिक हेयर ट्रीटमेंट कराना। तो लेज़र हेयर ट्रीटमेंट, हाँ, तो लोग फेस पे भी कराते हैं, बॉडी पे भी कराते हैं, तो वो उसका कुछ गलत इफेक्ट भी है? नहीं, अगर प्रॉपरली हम पैरामीटर्स में करें और लेज़र भी प्रॉपर चूज़ करें और प्रॉपर टाइप के बालों में करें तो बिल्कुल बहुत सेफ़ है और बहुत इफ़ेक्टिव है। स्पेशली गर्ल्स के लिए तो ये लाइफ चेंजिंग है। जिनका फेशियल हेयर है, जिनको निकालना पड़ता है बाल एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स इन अ वीक, उनके लिए तो बहुत अच्छा है ये जो भी लेज़र हेयर रिडक्शन है, उनके उससे उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर टाइप के बालों के लिए लेज़र नहीं बना है। एकदम ज़्यादा पतले हैं जो दिखते ही नहीं है, किसी किसी एंगल में ही दिखते हैं, तो वो आप ना ऐसे ही रहने दो या उसको आप ट्रिम या शेव भी कर सकते हो। लेकिन ऐसे बाल है जो थिक है, काले हैं, दिखते हैं और एटलीस्ट आपको महीने में 3 से 4 बार निकालना पड़ता है, तो वैसे के लिए लेज़र बहुत अच्छा काम करता है। एंड मैम एक और चीज़, कुछ लोग शेविंग भी करते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स भी अप्लाई करते हैं कि क्रीम टाइप, जैसे वीट हो गया कि लगाया और हेयर रिमूवल हो गया, तो वो भी एक तरीके से गलत है क्योंकि लोगों की खाल बड़ी काली पड़ जाती है। तो वही ना, इंडियन स्किन टाइप में ये केमिकल्स लगा के बाल निकालना आई वुड नॉट सजेस्ट, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होने के चांसेस हो जाते हैं, डार्क स्पॉट्स होने के चांसेस हो जाते हैं। उससे बेटर है शेविंग या ट्रिमिंग इज़ अ बेटर ऑप्शन। ओके। बट शेविंग करने का भी कोई सही तरीका है? बिल्कुल, शेविंग आपको हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर करनी चाहिए। अगर आपकी हेयर ऐसे ग्रो कर रही है तो आप ऐसे ही शेव करोगे। क्लोज शेव करने के चक्कर में ना लोग उल्टा शेव कर देते हैं, तो उससे स्किन भी इरिटेट हो जाती है, वहाँ पे कट्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और इनग्रोन हेयर होते हैं। तो स्किन से ना जब बाल निकलती है तो स्ट्रेट ना निकल के वो कर्व होके निकलती है और स्किन के नीचे ही कर्व हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इनग्रोन हेयर। तो उससे बम्स होना, रेजर बम्स जो बोलते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमेशा स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर ही आप शेव करें और शेव करने के बाद एक लाइट मॉइस्चराइज़र लगाएं, वो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि ये ना हो। मैम, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जो कि काफ़ी एज्ड भी हो जाते हैं पर उनकी स्किन बहुत ग्लो करती रहती है, तो क्या वो शेयर मेकअप है या वो बहुत ट्रीटमेंट्स कराते हैं ऐसे, या वो एक्चुअली इतना ध्यान रखते हैं अपनी स्किन का? वो कैसे हो रहा है? तीनों चीज़ें। और एक और चीज़ है कि रियल लाइफ में वैसा दिखता ही नहीं उनका स्किन, जैसा कि आप मैगजीन में देख रहे हो। और डेफिनेटली वो बहुत अच्छा केयर करते हैं। देखिए, उनके डाइटिशियन होते हैं जो उनको प्रॉपर मील प्लान बना के देते हैं कि क्या खानी चाहिए। और आपने अगर नोटिस किया होगा तो वो ना एकदम मेंटेन करके चलते हैं अपना वेट, तो वेट फ्लक्चुएशन ना होने की वजह से भी स्किन गेट्स मच बेटर। अगर आप यो डाइट्स करते हो और बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाता है, कम हो जाता है, उससे भी सैगिंग दिखना, वो सब दिखने को मिलता है, जो वो लोग बहुत केयरफुल होते हैं इस बारे में। तो ये एक चीज़ है। ऑफ कोर्स डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट्स कराना, सिर्फ बोटॉक्स फिलर्स ही नहीं, कुछ लेज़र ट्रीटमेंट हो गया, स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट हो गई, लेज़र टोनिंग ट्रीटमेंट हो गई, स्किन की कम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए केमिकल पील्स हो गए, ये सब से भी डेफिनेटली आपकी स्किन मोर यूथफुल दिखेगी और ग्लोई दिखेगी। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स। डाइट भी उनकी अच्छी होती है, उसके साथ साथ लाइफस्टाइल भी वो प्रॉपर मेंटेन करते हैं, एक्सरसाइज करना वो सब भी करते हैं, और ऑफ कोर्स स्किन केयर तो फॉलो करते ही है, ट्रीटमेंट्स भी करते हैं। मेकअप, फोटोग्राफी और लाइटिंग से भी काफ़ी हद तक चेंज आती है, जो हम ओवरलुक कर देते हैं, पर इसका भी इम्पैक्ट है। मैम, जो लड़कियां बहुत मेकअप लगाती हैं उनके लिए मुझे तो लग वो रहा था यही इनको बोल रहे कितना इफेक्ट करता है, एकदम से मेरे माइंड में आ गया। हाँ, तो देखिए, मेकअप को ना सही टाइप का मेकअप यूज़ करना, पहले तो प्रॉपर गुड ब्रांड्स का मेकअप यूज़ करना और उसको प्रॉपरली निकाल के सोना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और मेकअप आप कैसे अप्लाई कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यूजुअली ये मेकअप ब्रशेस, स्पंजेस से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसको बार बार एक्ने होना, मुँह से ज़्यादा बढ़ जाना, उसकी वजह से भी होता है। और बहुत सारे ऐसे फाउंडेशंस होते हैं जो सही तरीके से, सही फॉर्मुलेशन में नहीं बनाई गई, बहुत ज़्यादा ऑयली है, स्टिकी है। फुल कवरेज फाउंडेशंस जो होते हैं उससे भी ज़्यादा एक्ने होना, एक्ने प्रोन स्किन में, वो भी देखा जाता है। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस में लाइट मेकअप कर रहे हो, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन उसको प्रॉपरली निकालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, डार्क सर्कल्स, जो लोग काजल लगाते हैं और उसको प्रॉपरली नहीं निकाल के सोते हैं, बहुत लोगों को आदत होती है कि नहीं, फेस तो धो दिया लेकिन थोड़ा थोड़ा काजल रहने दिया आँखों में, तो उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स और ख़राब होना, स्किन को वो कार्बन पार्टिकल्स इरिटेट करना, ऐसा भी होता है। तो वो तो यू हैव टू बी केयरफुल। मैम, ऐसी क्या गलती हो जाती है कि स्किन कैंसर तक हो जाता है या मेजर स्किन डिजीजेज,
तो स्किन कैंसर तो देखो गलती से नहीं होती, ये वो जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन भी होती है ऑफ कोर्स। जो सन एक्सपोजर है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा होती है। हमारे स्किन टाइप में स्किन कैंसर्स जो ज़्यादा देखने को मिलता है फॉरेनर्स के स्किन में, लाइटर स्किन टोन में, कॉकेशियंस में, वो हमारी स्किन में ज़्यादा नहीं होता। तो स्किन कैंसर्स आर ओवरऑल क्वाइट रेयर इन इंडियन स्किन। अगर आप प्रॉपरली धूप से बच रहे हो, आपका इतना ज़्यादा सन एक्सपोजर नहीं है, और छोटा सा अगर आपके स्किन में मोल आ गया और आपने वो अगर सडनली बढ़ने लग गया या उसमें अल्सर कुछ हो गई और आपने तुरंत उसका जांच करा लिया तो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। मतलब कुछ भी आपके अगर बॉडी में तिल है जो सडनली चेंज हो रहा है, उसका लुक और कलर चेंज हो रहा है, या वो सडनली उसमें दर्द करने लग गया है या वहाँ अल्सर बन गई है, तो ऐसे आपको तुरंत जाके किसी को दिखाना है। वरना स्किन कैंसर्स इन जनरल काफ़ी अनकॉमन है इंडियन। और हम कुछ लोगों के मोल्स भी बनने लग जाते हैं, जैसे बचपन से नहीं होते बट विद टाइम हो जाते हैं, तो वो क्यों होता है और वो हट सकता है क्या? नहीं, तो एक बार मोल्स हो गया तो उसको हम सर्जिकली ही निकालना पड़ेगा या लेज़र से निकालना पड़ेगा। कुछ क्रीम्स लगा के नहीं हटते वो, और नेचुरली भी नहीं हटते। तो हाँ, बहुत सारे मोल्स होते हैं जो लेटर अडल्टहुड में डेवलप होता है। क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? नहीं। यूजुअली ऐसे देखा गया है कि अगर आप सन एक्सपोजर कम करते हो तो उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखा जाता है, लेकिन आप कंप्लीटली उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हो। जो सेल्स होते हैं ना, वो कम्प्लीटली मच्योर्ड नहीं होते, जिसको हम बोलते हैं नीवोमेलानोसाइट्स। वो सेल्स जम के ऐसे ये तिल बनाते हैं, तो वो तो जेनेटिकली डिटर्मिन रहता है, इसमें नहीं हम चेंज कर सकते। और मैम स्किन टैग्स को जो तुरंत रिमूव हो जाते हैं वो करवा लेने चाहिए, या वो अगर हैं भी तो कोई प्रॉब्लम है उसमें? तो देखिए, स्किन टैग आप रिमूव करो ना करो, लेकिन स्किन टैग क्या दर्शाता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके नेक के एरिया में, अंडर आर्म्स के एरिया में बहुत सारा स्किन टैग्स है, तो मतलब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है और डायबिटीज़ होने के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो जिनको स्किन टैग्स है, बहुत सारे, एक दो इक्का दुक्का नहीं लेकिन बहुत सारे हैं, तो आपको बहुत सतर्क होकर रखना पड़ेगा कि आपको वेट लूज़ करना है, लाइफस्टाइल आपकी बदलनी है, शुगर इंटेक कम करना है, कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करना है, ये ज़रूरी होता है। स्किन टैग बहुत बिनाइन कंडीशन है, अगर आपको ट्रबल नहीं कर रहा आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। आप ट्रीट करो इसको सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पज़ से। अगर आपका सडनली बढ़ गया है तो फिर आप निकालिए, क्योंकि वो अगर स्ट्रैंगुलेट हो गई ना तो उसमें बहुत पेन होना, फिर इन्फेक्शन होना, वो होने के चांसेस हो जाते हैं। वरना छोटे छोटे स्किन टैग्स आप वेट भी कर सकते हो, इतना कुछ ज़रूरी नहीं कि तुरंत निकालने चाहिए, लेकिन जो लाइफस्टाइल चेंजेस है वो आप ज़रूर करें। ओके मैम, कुछ लोगों की बॉडी से स्मेल भी आती है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? तो मेनली स्मेल ना 3 जगह से आती है। एक होता है अंडर आर्म्स, एक होता है फीट और एक होता है स्कैल्प। हाँ, तो अंडर आर्म्स सबसे कॉमन जगह होती है जिसकी वजह से बैड बॉडी ओडर होता है। तो उस पे अगर आप ऐसे कुछ बेंजोइल पेरोक्साइड बेस्ड वॉशेस यूज़ करें जिसमें है थोड़ी सी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, तो वो जो अंडर आर्म से बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है उसको कम करेगा। और जो ये रोल ऑन्स चले हैं आजकल, ये हाँ, तो रोल ऑन हेल्प, नॉट डिओड्रेंट स्प्रे। डिओड्रेंट स्प्रे ना सिर्फ आपके जो स्मेल है, स्वेट की स्मेल को मास्क करता है, और वो स्वेट की स्मेल और ड्यू की स्मेल जब मिलती है ना तो और ज़्यादा ख़राब बदबू आती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्वेटिंग रिड्यूस करना है और वहाँ पे बैक्टीरियल ओवरग्रोथ को कम करना है। तो जो रोल ऑन है ना उसमें होता है एल्युमिनियम सॉल्ट्स, तो वो आपके स्वेटिंग को कम कराता है, तो उससे डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होती है बॉडी ओडर में। और फीट में फंगल इन्फेक्शंस होने की वजह से भी ऐसे स्मेल आने लगते हैं। तो फीट को एकदम क्लीन रखना, नहाने के बाद ना जो 2 वेब्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, वो पानी को प्रॉपर्ली क्लीन करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी किसी के 2 वेब्स के बीच में इतना स्पेस हो जाता है, वहाँ पानी अक्यूमुलेट होता है, फिर वहाँ फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लोगों को लगता है सिर्फ पाउडर लगा लो पैरों में और वो हो जाएगा, नहीं। वेब्स के बीच में क्लीन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ येस, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कुछ क्रीम्स पाउडर्स, वो भी यूज़ करोगे तो बेटर रहता है। तो हाइजीन मेंटेन करना है। कुछ लोगों के अंडर आर्म्स भी काले हो जाते हैं विद टाइम, तो वो भी ठीक हो सकता है क्या? येस, तो हमें पता करना चाहिए कि क्या कारण है अंडर आर्म्स डार्कनेस की। एक इंपॉर्टेंट कारण है अंडर आर्म डार्कनेस की जिसको हम बोलते हैं एकैंथोसिस नाइग्रिकैंस, जहाँ पे सिर्फ डार्कनिंग नहीं,
स्किन थिक भी हो रही है, मतलब मोटा भी हो रहा है और काला भी हो रहा है। वो देखा जाता है अंडर आर्म्स में, नेक के एरिया में, जैसे हमने पहले बोला स्किन टैग्स भी उसमें देखे जा सकते हैं, ग्रोइन के एरिया में। तो ऐसे केसेस में अगेन वेट लूज़ करके और आपके डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करके इसमें इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है। अगर सिर्फ आपके अंडर आर्म्स में डार्कनिंग है तो आप ये इरिटेटिंग ड्यूज और वो सब अगर आप अवॉइड करोगे तो भी उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। और ऐसे कुछ स्किन लाइटनिंग एजेंट्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अंडर आर्म स्किन में, जिससे कि वो डार्कनेस लाइट हो जाए, लेकिन 4 to 6 वीक्स लगते हैं उसमें इंप्रूवमेंट दिखने में। मैम परफ्यूम्स को क्या स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई करना चाहिए? तो देखो, फ्रेग्रेंस एलर्जी ना एक कॉमन कंडीशन होता है जो काफ़ी अनडायग्नोज रहता है बहुत सारे लोगों में। तो अगर आपको की स्किन बहुत सेंसिटिव है, आपको लगता है कि चीज़ से आपको इरिटेशन होती है, तो फिर मैं तो बोलूँगी आप फैब्रिक के ऊपर ही परफ्यूम स्प्रे करो, स्किन पे नहीं करो। लेकिन अगर आपको का स्किन सेंसिटिव नहीं है और फ्रेग्रेंस से आपको इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप स्किन में थोड़ा सा स्प्रे कर सकते हो नॉर्मल। क्योंकि कहते हैं ना अल्कोहल होता है उसमें, और हाँ, सो अल्कोहल ऑल्सो इन दैट क्वांटिटी जो स्प्रे में निकलता है ना, दैट्स नॉट दैट ड्राइंग और इरिटेटिंग ऑन द स्किन। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है और सेंसिटिव है तो आप अवॉइड कर सकते हो, वरना इट्स फाइन। ओके। कोरियन स्किन केयर मैम बहुत पॉपुलर हो रहा है और बहुत सारी रील्स उस पर बन रही है। कोरियन प्रोडक्ट्स लोग बहुत इंपोर्ट करा रहे हैं और उस पर बहुत सारी ना वो भी चल रही है कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं, इंडिया में रीसेल हो रहे हैं और ऐसे करके बहुत डिमांड हाई हो रही है। तो एक्चुअली रियल साइड है क्या कोरियन स्किन केयर की? तो देखिए, कोरियन स्किन केयर तभी पॉपुलर हुई जब कोरियन ड्रामा, कोरियन कल्चर इन जनरल, कोरियन म्यूज़िक भी जब इतना ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। तो कोरियंस डेफिनेटली हैव वेरी गुड स्किन। उनका जेनेटिकली ही स्किन अलग टाइप का बना हुआ है, जहाँ पे बोन स्ट्रक्चर और जो स्किन है वो थोड़ी सी थिक है, और वो जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है स्किन, वो भी अलग टाइप से रिफ्लेक्ट करती है, इसकी वजह से वो ग्लोई दिखती है। तो क्या कोरियन स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ करके हमारी भी स्किन उनकी तरह होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कोरियन स्किन के प्रोडक्ट्स आर गुड बिकॉज उसमें कुछ ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो सेंसिटिव स्किन वालों और ड्राई स्किन वालों को बहुत अच्छा लगता है। तो कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तभी पॉपुलर हुआ क्योंकि ऐसे लोग थे जिनको लग रहा था कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई कर लिए, सूट नहीं किया, कुछ भी लगाऊं इरिटेट किया। लेकिन उन लोगों ने जब कोरियन प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू किया तो उनको बहुत अच्छा लगने लगा, जैसे कि स्नेल म्यूसिन हो गया, प्रोपोलिस हो गया, सेंटेला एशियाटिका, ग्रीन टी, वो सब कोरिया से ही आया हुआ। तो ये सारी चीज़ें ना स्किन को सूद करती है, रिलैक्स करती है, इरिटेशन को कम करती है, तो इंस्टेंटली स्किन को प्लम भी करती है। तो लोगों को लगता है कि बहुत इंस्टेंटली बेटर दिख रहा है स्किन। तो उनकी द वे दे फॉर्मुलेट प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड बिकॉज वो सेंसोरियल एक्सपीरियंस भी अच्छा देता है लोगों को, वो लोगों को यूज़ करने में मज़ा आता है, और क्योंकि इंस्टेंटली स्किन बेटर दिखता है, दे लाइक टू यूज़ इट अगेन एंड अगेन। ऑल राइट मैम, बहुत ही बढ़िया ये पॉडकास्ट रहा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा है। आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया इसमें। तो ऑडियंस से मैं ये बोलूँ कि भाई इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रखें, लोगों तक पहुँचाएं। प्लीज़ डू शेयर दिस पॉडकास्ट एंड हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। अगर आपको और ऐसी बातें सुननी है, नॉलेजेबल बातें सुननी है अबाउट योर स्किन एंड योर हेयर, प्लीज़ गो एंड डू फॉलो मैम ऑन इंस्टाग्राम। एंड मैम का जो यूट्यूब चैनल है वो भी यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं, वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। आपके लिए हम ऐसे मज़ेदार पॉडकास्ट लाते रहेंगे। प्लीज़ हमको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत जनता बैठी है जो बिना सब्सक्राइब हुए देख रही है, तो भाई लाल बटन दबा दीजिए। दैट इज़ इट, खत्म करते हैं दोस्तों। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय। ओके जी, बाय बाय।